हेलो एंड वेलकम टू डेली अफेयर्स। तो कंट्रीज़ ऑफ द वर्ल्ड सीरीज़ में आज हम लोग डिस्कस करेंगे और एक अफ्रीकी देश के बारे में जिसका नाम है तंजानिया। तो आज हम लोग तंजानिया के बारे में बहुत ही डिटेल में सब कुछ जानेंगे और आज हम लोग क्या क्या पढ़ेंगे इसके बारे में, इसका ज्योग्राफिकल लोकेशन, इसकी हिस्ट्री, अर्ली हिस्ट्री से लेकर अभी तक इसमें क्या क्या घटी है, सब कुछ हम लोग जानेंगे बहुत ही डिटेल में। और इसका वॉर, इसकी इकोनॉमी और इंडिया के साथ इसके रिलेशन कैसे हैं, तो सब कुछ हम लोग पढ़ेंगे बहुत ही अच्छे से। तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करिए, इस वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं तंजानिया के बारे में। तो अगर हम इसकी ऑफिशियल नेम की बात करें तो इसका ऑफिशियल नेम है द यूनाइटेड रिपब्लिक ऑफ तंजानिया। और ये देखिए, ये एक अफ्रीकन कॉन्टिनेंट का एक देश है और ये ईस्ट कोस्ट है अफ्रीका का, जहाँ पे ये लोकेटेड है। अगर हम इसकी नेबरिंग कंट्रीज़ की बात करें तो इसकी नेबरिंग कंट्रीज़ है केनिया, उगांडा, रवांडा, बुरुंडी, ज़ाम्बिया और मोज़ाम्बिक। तो ये सब इसके नेबरिंग कंट्रीज़ हैं। और यहाँ पे एक बहुत ही इम्पोर्टेंट लेक है, यहाँ आप देख पा रहे हैं लेक विक्टोरिया, जो कि बहुत इम्पोर्टेंट सोर्स ऑफ वाटर है तंजानियन पीपल के लिए। और ये लेक शेयर करता है उगांडा, केनिया और तंजानिया। तो अगर हम इसकी कैपिटल की बात करें तो तंजानिया की कैपिटल है डोडोमा। यहाँ आप देख पा रहे एकदम सेंटर में ये कैपिटल है डोडोमा, और ये बहुत ही डेवलप शहर है इस पूरे देश का। अगर हम इसकी करेंसी की बात करें तो इसकी करेंसी है तंजानियन सिलिंग। और अगर आपके पास एक इंडियन रुपीज़ है तो आपके पास लगभग 32 तंजानियन सिलिंग है। और आपके पास अगर एक यूएस डॉलर है तो आपके पास 2300 तंजानियन तो सिलिंग है। तो अगर हम देख पा रहे हैं यहाँ पे तो तंजानियन की जो करेंसी है वो बहुत गिरी हुई है, क्योंकि आप देख पा रहे हैं तो इंडियन रुपीज़ के मुकाबले भी ये बहुत ही गिरी हुई है। तो आप समझ पा रहे हैं यहाँ की इकोनॉमी भी बहुत ख़राबी होगी, क्योंकि जिसकी करेंसी कम होती है उसका इकोनॉमी भी बहुत डाउन होता है। और यहाँ के जो प्रेसिडेंट हैं इनका नाम है शामिया सुलुहु हसन। ये एक महिला प्रेसिडेंट है और ये तंजानिया की सबसे पहली वोमेन प्रेसिडेंट है। और ये हाल ही में इलेक्ट हुई है, कब? मार्च 2021 में ये इलेक्टेड हुई है तंजानिया की प्रेसिडेंट। तो अगर हम इसकी पॉपुलेशन की बात करें तो इसकी पॉपुलेशन है लगभग 6.1 करोड़ और इसकी जो पॉपुलेशन डेंसिटी है वो लगभग 67% आपको मिल जाएंगे 1 स्क्वायर किलोमीटर में। और ये वर्ल्ड की 24th पॉपुलस कंट्री है। इसका जो टोटल एरिया है वो है 8,85,800 स्क्वायर किलोमीटर, मतलब लगभग 9 लाख के करीब इसका एरिया है। और ये 6th पॉपुलस कंट्री है अफ्रीका की। तो इसकी एरिया भी अच्छी है, इसका पॉपुलेशन भी बहुत ज़्यादा है। तो ये बहुत ही एक अच्छी कंट्री है पॉपुलेशन और एरिया के हिसाब से। और इसकी जो पॉपुलेशन है वो एक रिवर के अलोंग बहुत ही ज़्यादा है, मतलब उस रिवर के किनारे इसकी पॉपुलेशन बहुत ही ज़्यादा है। तो वो रिवर का नाम है रूफिजी रिवर, जिसकी लेंथ है 600 किलोमीटर। तो आप यहाँ देख पा रहे हैं ये है रिफूजी रिवर। ये 2 रिवर से मिल के बनती है, एक का नाम है किलोम्बेरो और एक का नाम है लिविजू। तो ये दोनों इसकी ट्रिब्यूटरीज है, ये दोनों मिल के ये रिवर बनाती है रिफ्यूजी। और इसका माउथ कहाँ पे है? इसका माउथ है इंडियन ओशन पे। यहाँ आप देख पा रहे हैं, यहाँ जाके ये इंडियन ओशन पे मिल जाती है। और भी यहाँ पे बहुत सारे रिवर हैं, इधर देखिए सावा रिवर, और भी बहुत सारे इंपॉर्टेंट यहाँ रिवर हैं। तो ये जो रिफ्यूजी रिवर है ये सबसे मेन रिवर है तंजानिया की। अगर हम यहाँ माउंटेन्स की बात करें तो यहाँ पे एक बहुत ही फेमस माउंटेन है जिसका नाम है माउंट किलिमंजारो। आपने इसका नाम ज़रूर सुना होगा, हिस्ट्री बुक में, ज्योग्राफी बुक में कहीं ना कहीं सुना होगा। यहाँ देखिए ये है माउंट किलिमंजारो, कितनी सुंदर माउंटेन है और ये एक वॉल्केनिक माउंटेन है। और इसका जो टोटल हाइट है वो है 5,895 मीटर। और ये अफ्रीका की सबसे हाईएस्ट पीक है, मतलब ये अफ्रीका की सबसे ऊंची चोटी है। और इसके बारे में आपको एक फैक्ट पता होना चाहिए, ये दुनिया की सबसे बड़ी फ्री स्टैंडिंग माउंटेन है। और अब आप पूछेंगे फ्री स्टैंडिंग मतलब क्या होता है? फ्री स्टैंडिंग मतलब होता है कि जैसे हिमालय क्या एक पूरा माउंटेन रेंज है कि नहीं, पूरा माउंटेन रेंज होता है, लेकिन ये अकेला एक माउंटेन है। इसके यहाँ पे ज़्यादा माउंटेन नहीं है जो बड़े बड़े माउंटेन इसको सपोर्ट करने के लिए। तो माउंट किलिमंजारो
हाईएस्ट फ्री स्टैंडिंग माउंटेन है वर्ल्ड की। और इस देश में एक बहुत ही फेमस नेशनल पार्क है, इसका नाम है सेरेंगेटी नेशनल पार्क। डिस्कवरी में आप लोग ने देखा होगा कि ये सेरेंगेटी नेशनल पार्क, क्योंकि ये हर साल यहाँ पे लगभग 15 लाख विल्डर बीस्ट यहाँ पे चरने के लिए आते हैं हर साल। ये देखिए आप मैप में देख पा रहे हैं, ये है सेरेंगेटी नेशनल पार्क, नॉर्थ में है तंजानिया का, और ये एक बहुत ही बड़ा नेशनल पार्क है और इसे यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट में भी रखा गया है। और इसे कब यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट बनाया गया था? 1981 में इसे वर्ल्ड हेरिटेज साइट में जोड़ा गया। तो ये हो गया इसकी ज्योग्राफी और इसके कौन कौन से माउंटेन हैं। तो अगर हम इसकी हिस्ट्री की बात करें तो इसकी हिस्ट्री बहुत ही पुरानी हिस्ट्री है, लेकिन जो इसकी मेन हिस्ट्री है वो स्टार्ट होती है 300 एडी और 1000 एडी के बीच में से। तो यहाँ पे क्या होता है कि जो जानस और एजेनियन ट्राइब्स हैं वो सवाली कोस्ट में आते हैं। सवालिली कोस्ट यहाँ आप देख पा रहे हैं इस जगह में है। तो यहाँ पे सबसे पहले लोग आते हैं बसने के लिए और यहीं से इनका पॉपुलेशन ग्रोथ होना स्टार्ट होता है। इसके बाद लगभग 614 एडी और 900 एडी के बीच आते हैं यहाँ पे इस्लाम। तो जो प्रॉफिट मोहम्मद थे वो उनके जो फॉलोअर हैं, जो उनको मानते हैं, जो उनको फॉलो करते हैं, उनके जो फॉलोअर्स थे वो आते हैं ईस्टर्न कोस्ट अफ्रीका में और वो यहाँ पे इस्लाम बहुत ही लार्ज स्केल में फैलाते हैं। तो यहाँ आप देख पा रहे हैं ये एक पुरानी मॉस्क है। तो वो जब आए थे तो यही मॉस्क को यहाँ पे सबसे पहले बिल्ड किया था। इसके बाद यहाँ आते हैं एक सल्तनत जिसका नाम है किलवा सल्तनत। उनके जो फाउंडर हैं इनका नाम है अली इबन अल हसन इराज़ी। तो ये देखिए आप ये देख पा रहे हैं, ये है अली इबन अल हसन इराज़ी जो कि यहाँ सबसे पहले इस्टेब्लिश किए थे किलवा डायनेस्टी को लगभग 957 एडी में। इसके बाद इस देश में एक बहुत ही फेमस ट्रैवलर जो कि मोरक्को से आते हैं जिनका नाम है इबन बतूता। इसका नाम आपने इंडियन हिस्ट्री में भी ज़रूर सुना होगा, इबन बतूता, जो कि यहाँ पे आए थे तंजानिया में लगभग 1331 एडी में आए थे। और ये यहाँ पे देख रहे थे यहाँ कल्चर कैसा है, इसका रिलीजन कौन कौन सा है, तो ये सब देखते थे। अगर हम इबन बतूता की बात करें तो इबन बतूता एक मोरक्कन नागरिक हैं और ये इंडिया में आए थे लगभग 1334 में। उस टाइम कौन सा सल्तनत राज कर रहा था यहाँ पे? मोहम्मद बिन तुगलक यहाँ पे राज कर रहे थे इंडिया में। तो उस टाइम में इबन बतूता यहाँ पे आए थे। और इबन बतूता के बाद और एक बहुत ही फेमस ट्रैवलर आते हैं जिनका नाम है वास्को डिगामा। तो आपने इसका नाम ज़रूर सुना होगा। और ये आते हैं तंजानिया 1498 में और ये इंडिया भी पहुँचते हैं कब? 1498 में। तो ये तंजानिया की रूट से होते हुए इंडिया पहुँचते हैं। तो उसके बाद पोर्तुगीज़ अटैक कर देते हैं किसके ऊपर? इस तंजानियन कोस्ट के ऊपर। आप यहाँ मैप में ज़रूर यहाँ देखे होंगे, यहाँ पे देखिए ये मैप है। तो इधर से आते हैं ये पोर्तुगीज़ और यहाँ पे आके अटैक कर देते हैं किस पे? तंजानिया के ऊपर। तो पोर्तुगीज़ लगभग आते हैं यहाँ 1506 में और ये पूरे जो कोस्ट को उसको अपने अंडर में कर लेते हैं। उसके बाद लगभग 200 साल तक पोर्तुगीज़ यहाँ पे राज करते हैं। और उसके बाद जो आप यहाँ देख पा रहे हैं, यहाँ ओमान, ऊपर में ओमान है, यहाँ पे जो राज करते हैं ओमानी अरब्स, ये क्या करते हैं, ये जो पोर्तुगीज़ हैं इन्हें वहाँ से खदेड़ देते हैं लगभग 1700 के आसपास। तो पूरी तरह से यहाँ इसको खदेड़ देते हैं, ये जांजिबर एरिया, फिर यहाँ पे ईस्टर्न कोस्ट, यहाँ से इन्हें पूरी तरह से खदेड़ देते हैं कौन? ओमानी अरब। इसके बाद इस कंट्री में एंटर होता है जर्मन। यहाँ आप देख पा रहे हैं, ये देखिए जर्मन ईस्ट अफ्रीका, जर्मन साउथ अफ्रीका और कैमरून, ये सब में जर्मनी का कंट्रोल होता है। तो जर्मनी कब आता है यहाँ पे? 1884 में यहाँ अपना जर्मनी अपना कॉलोनाइजेशन करता है और यहाँ पे कुछ टेरिटरी यहाँ देख पा रही है, केन्या तरफ भी थोड़ा एक्वायर किया है और इधर भी तंजानिया की तरफ भी थोड़ा सा एक्वायर किया है। तो ये अपना जो फोर्सेस है, शिप है, अपना ट्रेड वो स्टार्ट कर देता है कहाँ से? तंजानिया से। इसके कुछ साल बाद ब्रिटेन भी अपना मिलिट्री लेके इस एरिया में आ जाता है। तो क्या होता है कि जर्मन और ब्रिटेन की मिलिट्री में बहुत लड़ाई होती है। तो यहाँ एक एग्रीमेंट होता है कि जर्मन है वो इस जगह पे एरिया पे राज करेगा तंजानिया का, और जो ब्रिटेन को मिलेगा ये आप देख पा रहे हैं, यहाँ ये नहीं, ये तो मडागास्कर हो गया। यहाँ और एक आइलैंड है
उस पर ब्रिटेन का कब्जा होता है, उसका नाम होता है जांजिबर। मैंने आपको पहले भी मैप में दिखाया है। यहाँ देखिए ये जो आइलैंड आप देख पा रहे हैं ये ब्रिटेन के ऑक्यूपाई में होता है और ये किसके ऊपर होता है, जर्मन के ऊपर। तो इसके बाद क्या होता है, यहाँ के जो राजा होते हैं, जांजिबर के राजा, उनका नाम होता है बरघास। और बरघास क्या होता है कि वो ब्रिटेन के बहुत ही खिलाफ होते हैं, वो नहीं चाहते हैं कि ब्रिटेन उन पर राज करे। तो इसीलिए क्या होता है, उनके बीच और बरघास के बीच लड़ाई होता है और ये लड़ाई दुनिया की सबसे स्मॉलेस्ट वॉर बन जाती है। कब, 1986 में ये लड़ाई होता है और इसे कहा जाता है द वर्ल्ड स्मॉलेस्ट ड्यूरेशन वॉर। और ये बस 38 मिनट की वॉर होती है और ये किसके बीच में होती है, जांजिबर के सल्तनत और ब्रिटेन के बीच में। और इस वॉर के बाद ब्रिटिश को पूरा कंट्रोल मिल जाता है उस जांजिबर आइलैंड में। इसके बाद क्या होता है कि तंजानिया, जांजिबर तो एक दूसरा आइलैंड होता है और तंजानिया में कौन ऑक्युपाई करके रखता है, जर्मन। तो जर्मन क्या करता है कि यहाँ के लोगों को फोर्सली कॉटन उगाने के लिए बोलता है। बहुत ही कम रेट में उन लोग को वेजेस मिलता है वहाँ पे। तो इसके वजह से क्या होता है, वहाँ एक रिवोल्ट होता है जिसका नाम है माजी माजी रिवोल्ट। ये बहुत ही फेमस रिवोल्ट है और वहाँ पे ये 1905 में ये रिवोल्ट हुआ था। और इसमें क्या हुआ था, जो इस्लामिक थे और एमेनिस्ट थे वो अफ्रीकन के, वो क्या किए थे, इस पर रिवोल्ट किए थे क्योंकि इन्हें बहुत ही फोर्सली कॉटन उगाना पड़ता था और ना ही उन लोग को कुछ फ़ायदा होता था ना कुछ होता था। इसीलिए ये रिवोल्ट बहुत ही लार्ज स्केल में हुआ था जर्मन के विरुद्ध। तो इस माजी माजी रिवोल्ट के बाद जर्मन धीरे धीरे वीक होने लगा, उसकी वहाँ जो पकड़ है वो बहुत कम होने लगी। तो उसके बाद 1916 में ब्रिटिश, बेल्जियन और साउथ अफ्रीकन जो ट्रूप्स हैं वो आ गए जर्मन ईस्ट अफ्रीका में कब्जा करने के लिए। तो ईस्ट अफ्रीका में कौन था, जर्मन था। तो इसको हरा दिया किसने, ये तीनों फोर्सेस ने इस जर्मन ट्रूप को हरा दिया और फिर इन्होंने इस पूरे इलाके में कब्जा कर लिया। इसके बाद क्या होता है कि जांजिबर तो पहले से था ही ब्रिटिश के ऑक्यूपेशन में। उसके बाद क्या होता है कि ये तंजानिया और तंजानिका जो उस टाइम में उसका नाम था, तो वो भी ब्रिटिश के अंडर आ जाता है। तो कब होता है ये, 1919 में ये पूरा तंजानिया, जांजिबर सब कुछ ब्रिटिश के अंदर आ जाता है। और जर्मन और बेल्जियन को भी कुछ पार्ट मिलता है यहाँ पे, लेकिन साउथ अफ्रीका को यहाँ कुछ पार्ट नहीं मिलता है, उसको नीचे थोड़ा सा टेरिटरी मिलता है और कुछ गिफ्ट मिलता है किससे, ब्रिटेन से। और इसके बाद 1929 में एक ऑर्गेनाइजेशन का फॉर्मेशन होता है जिसका नाम है तंजानिया अफ्रीकन एसोसिएशन। और फिर इसका नाम बदल दिया जाता है क्या, तंजानियन अफ्रीकन नेशनल एसोसिएशन। और इसका नाम कौन बदलता है, जूलियस नियरी और ऑस्कर कैम्बोना, ये दोनों मिलकर इस एसोसिएशन का नाम चेंज कर देते हैं और क्या रखते हैं इसका नाम, तंजानियन अफ्रीकन नेशनल यूनियन। और कब रखते हैं, 1954 में। इसके बाद 1961 में तंजानियन को आज़ादी मिल जाती है ब्रिटिश से और इसके जो नए पीएम है वो बन जाते हैं जूलियस नियरी। मैंने आपको बताया था ये इसका नाम चेंज किए थे एक संगठन का और फिर यही नए इसके प्राइम मिनिस्टर बन जाते हैं 1961 में। और एक साल बाद ही ये रिपब्लिक भी बन जाता है और इनके जो नए प्रेसिडेंट बनते हैं वो जो प्राइम मिनिस्टर होते हैं जूलियस नियरी, वही इसके प्रेसिडेंट भी बन जाते हैं। तो यहाँ देखिए इनका फोटो है, ये इनके प्रेसिडेंट बन जाते हैं नए। तो फिर ये जब 1962 में प्रेसिडेंट बन जाते हैं तो 1963 में जांजिबर को भी आज़ादी मिल जाती है ब्रिटिश से और ये भी एक इंडिपेंडेंट कंट्री बन जाता है। और इसके बाद आप यहाँ देख पा रही है जांजिबर और ये देखिए तंजानिया। तो यहाँ के जो तंजानिया के जो प्रेसिडेंट, जो पीएम बनते हैं, वो बात करते हैं जाके तंजानिया प्राइम मिनिस्टर जूलियस से और ये क्या बोलते हैं इनको कि हम आपके साथ मर्ज होना चाहते हैं, मतलब हम आपके कंट्री का एक पार्ट होना चाहते हैं। इसका मतलब तंजानिया और जांजिबर एक ही कंट्री बन जाएंगे और क्या बन जाएंगे, तंजानिया, जो आज आपने नाम तंजानिया सुना है, वो यही दो टेरिटरी मिलकर बनी है, तंजानिका और जांजिबर। और उधर जो मैंने बताया था इसका जो पड़ोसी देश है उगांडा, वहाँ पे क्या हो जाता है, तख्ता पलट हो जाता है। तो तख्ता पलट होने के बाद यहाँ के जो मिलिट्री कमांडर है उनका नाम होता है ईदी अमीन।
इदी अमीन अपने आप को वहाँ प्रेसिडेंट बना लेते हैं और ये बहुत ही खतरनाक मिलिट्री कमांडर होते हैं। ये लोगों को बहुत ही बुरी तरीके से वहाँ पे मारते हैं और ये 1971 में उगांडा के प्रेसिडेंट बन जाते हैं। प्रेसिडेंट बनने के बाद ये इदी अमीन बहुत ही एग्रेसिव होते हैं, बहुत ही गुस्सेल वाले लोग होते हैं और वो क्या करते हैं कि ये तंजानिया का जो एरिया है, आप यहाँ देख पा रहे हैं ब्लू कलर का एरिया है, यहाँ पे वो अटैक कर देते हैं। किसके ऊपर? तंजानिया के ऊपर। तो इस पे क्या होता है कि तंजानियन फोर्स 1978 में जब ये ऑक्युपाई करता है टेरिटरी उगांडा, तो तंजानियन फोर्स बहुत ही स्ट्रॉन्ग रिटेलिएट करते हैं। किसके ऊपर? उगांडा के ऊपर 1979 में। और इस वॉर का नाम पड़ता है उगांडा तंजानियन वॉर और कगीरा वॉर। ये बहुत ही फेमस वॉर है। और इसके बाद क्या होता है कि ये उगांडा और तंजानिया दोनों की इकोनॉमी बहुत ही खराब तरीके से इम्पैक्ट होती है और ये दोनों कंट्री गरीबी की ओर ढकेल दिए जाते हैं, क्योंकि इतना यहाँ फोर्सेस आर्म का यूज़ होता है कि इन्हें बहुत ही ज़्यादा कैपिटल की ज़रूरत पड़ती है। तो इससे क्या होता है कि इनकी जो फॉरेन एक्सचेंज है और सब कुछ जो लग जाता है इस वॉर में, उगांडा और तंजानिया, और ये बहुत ही बुरी तरीके से इन पे इम्पैक्ट होता है। फिर इसके बाद जो मिस्टर नियरी है वो रिटायर्ड होते हैं और अल म्यूनी जो कि जांजीबर साइड से होते हैं वो बन जाते हैं नए प्रेसिडेंट। क्योंकि आपको पता होगा कि जांजीबर और तंजानिया दोनों मर्ज हुए थे और इन्होंने के बीच में एक समझौता हुआ था कि जब नियरी अपना रिटायर्ड करेंगे तो उसके बाद जो जांजीबर साइड से हैं वो नए प्रेसिडेंट बनेंगे। तो फिर ये अली म्यूनी बन जाते हैं इसके नए प्रेसिडेंट। फिर तंजानियन कॉन्स्टिट्यूशन में एक अमेंडमेंट किया जाता है और यहाँ पे मल्टी पार्टी सिस्टम इंट्रोड्यूस किए जाते हैं। आप लोगों को पता होगा इंडिया में भी मल्टी पार्टी सिस्टम है। यहाँ पे बहुत सारे पार्टी लड़ते हैं इलेक्शन में, तो वहाँ पर भी एक मल्टी पार्टी सिस्टम किया गया। और इसमें देखिए बहुत सारे पार्टीज हैं, जैसे कि ग्रीन पार्टी, फिर लिबरेशन पार्टी, अमेरिकन पार्टी, फिर यहाँ रिपब्लिकन पार्टी। तो ये सब सारों ने इसमें हिस्सा लिया 1992 में। फिर यहाँ पे 1995 में इलेक्शन होता है और यहाँ मल्टी पार्टी सिस्टम होता है। तो यहाँ बहुत सारे पार्टीज इलेक्शन लड़ते हैं और यहाँ पे जो चुन के आते हैं प्रेसिडेंट, उनका नाम होता है बेंजामिन मकापा। तो ये यहाँ के पहले प्रेसिडेंट बन जाते हैं मल्टी पार्टी इलेक्शन में। तो इसी टाइम में क्या हुआ, तो अमेरिका है उसने क्या किया कि अलकायदा का फंडिंग बंद कर दिया। क्या होता था कि अलकायदा का जो खर्चा होता था वो कौन देता था? अमेरिका। तो ये खर्चा देना बंद कर दिया था किसने? अमेरिका ने। तो इस पे क्या हुआ, जो अलकायदा है वो बहुत गुस्सा हो गया और उन्होंने क्या किया कि जो सारे एम्बेसीज हैं यूएस की, वहाँ पे इसने अटैक करना शुरू कर दिया। तो इस पे क्या हुआ कि 1998 पे अलकायदा ने यूएस एम्बेसी को हिट किया। कहाँ पे? तंजानिया और केनिया। यहाँ पे जो यूएस की एम्बेसी है तंजानिया और केनिया में, दोनों जगह पर अलकायदा ने बॉम्ब गिराया और बहुत ही हैवी डैमेज किया किसके? यूएस एम्बेसी को। फिर 2000 में और एक बार इलेक्शन होता है और मकापा यहाँ पे फिर इलेक्शन जीत जाते हैं और इन्हें 72% वोट मिलता है। तो यहाँ आप देख पा रही है बहुत ही बड़ी बहुमत है जो मकापा यहाँ पे जीतते हैं। लेकिन क्या होता है, यहाँ मल्टी पार्टी सिस्टम होती है, तो यहाँ जो लोग होते हैं, दूसरे पार्टीज होते हैं, वो इसे स्वीकार नहीं करते हैं। वो कहते हैं कि इस इलेक्शन में गोलमाल हुआ है और इस जो मकापा है वो इस इलेक्शन में बहुत कुछ घपला किए हैं, इसीलिए ये बहुत ही भारी बहुमत से जीते हैं। तो इस पे क्या होता है, एक वायलेंस होता है 2001 पे। इसी की वजह से एक वायलेंस होता है जिसका नाम होता है जांजीबर वायलेंस। और इस पर लोग डिमांड करते हैं फ्रेश इलेक्शन। और इस लड़ाई पे क्या होता है, जो गवर्नमेंट की फोर्सेस होती है वो आ जाती है पब्लिक से एकदम लड़ने। और इसमें क्या होता है, कम से कम 100 लोगों की मौत हो जाती है और बहुत ही ये बुरी तरीके से जो गवर्नमेंट होती है वो इस वायलेंस को रिटेलिएट करती है। फिर 2005 में और एक बार इलेक्शन होती है 5 साल बाद। तो यहाँ इसके जो फॉरेन मिनिस्टर थे, मकापा के जो फॉरेन मिनिस्टर थे, वो इस बार इलेक्ट होके आते हैं प्रेसिडेंट, जिनका नाम होता है जकाया किवेती। तो ये नए प्रेसिडेंट बन जाते हैं तंजानिया के। फिर 2010 में तंजानिया ज्वाइन करता है
अफ्रीका कॉमन मार्केट, ये एक संगठन है साउथ सूडान, उगांडा, तंजानिया और केनिया का। इसमें क्या होता है कि जो मार्केट है यहाँ पे ज़्यादा टैक्स नहीं लगते हैं, ज़्यादा कुछ नहीं लगते हैं, तो गुड्स का आना जाना बहुत अच्छा होता है और ये उनके इकोनॉमी को सुधारने के लिए उनका एक बहुत ही अच्छा स्टेप था। और एक कम्युनिटी है जिसका नाम है ईस्ट अफ्रीकन कम्युनिटी। इस पे जो तंजानिया होता है वो पहले ही ज्वाइन हो जाता है 2000 में। तो इसमें 2000 में जब ये ज्वाइन होता है तो उसमें ये लोग बहुत सारे एग्रीमेंट करते हैं इन लोग के डेवलपमेंट के लिए। फिर 2012 में इनको एक बहुत ही लार्ज स्केल में गैस रिजर्व मिलता है। कहाँ पे? जांजिबर में। तो जांजिबर में इन्हें बहुत ही बड़ा एक गैस रिजर्व मिलता है। वहाँ पे फिर वो गैस की रिजर्व को यूज़ करते हैं और इनमें बहुत सारा फ्यूल निकालते हैं और इससे जो तंजानियन इकोनॉमी इनको बहुत ही हेल्प होती है। फिर 2015 में जॉन मैगुफुली यहाँ के प्रेसिडेंट बन जाते हैं। फिर 2020 तक ये यहाँ पे प्रेसिडेंट बनते हैं। फिर जब 2020 में और एक बार इलेक्शन होता है तो फिर जॉन मैगुफुली और एक बार प्रेसिडेंट बन जाते हैं। लेकिन 2021 में इनकी कुछ बीमारी के कारण मौत हो जाती है और इनके जो वाइस प्रेसिडेंट होते हैं जिनका नाम होता है सामिली सुलुहु, जो बनते हैं इनके नए प्रेसिडेंट, जो कि पहली प्रेसिडेंट होती है तंजानिया की। और ये जो अभी है करंट प्रेसिडेंट तंजानिया की, जो कि बनी है मार्च 2021 में। तो ये थी ये पूरी हिस्ट्री मैंने कवर की 1300 AD से 2021 तक। अब हम इसकी बात करेंगे एथनिक ग्रुप में। तो यहाँ पे बहुत सारे एथनिक ग्रुप है जैसे कि सुकुमा, ही, बेना, गोगो, हाया, चागा। और यहाँ जो मेजर एथनिक ग्रुप है वो है बांटू। यहाँ आप देख पा रहे हैं 62.5% यहाँ पे बांटू एथनिक ग्रुप है। यहाँ पे रिलीजन की अगर बात करें तो यहाँ जो रिलीजन है वो फॉलो करती है क्रिश्चियन, फिर मुस्लिम, फिर बहुत सारे छोटे मोटे रिलीजन है। तो यहाँ पे जो मेन रिलीजन है वो है क्रिश्चियन। और यहाँ पे लोग बहुत सारे फेस्टिवल मनाते हैं जैसे कि सुवाती बुजोरा फेस्टिवल, मोकावा कोगावा फेस्टिवल, सेरेंगेटी कल्चरल फेस्टिवल, मायामा चोमा फेस्टिवल। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट फेस्टिवल है जो कि ये मनाते हैं। और क्रिसमस भी ये बहुत ही धूमधाम से मनाते हैं क्योंकि यहाँ देखिए कि क्रिसमस की आबादी बहुत ही ज़्यादा है, लगभग 61%। आप देख पा रहे हैं, ये देखिए ये सेरेंगेटी फेस्टिवल मना रहे हैं और यहाँ के लोग देखिए ये बहुत ही खुश हैं ये फेस्टिवल मना रहे हैं। तो अगर हम इनकी इकोनॉमी की बात करें तो इनकी इकोनॉमी बहुत ही ख़राब स्थिति में है। इनकी जो टोटल जीडीपी है वो है 62 बिलियन और ये जो जीडीपी रैंक है इनकी वो है 74th। अगर इनकी जीडीपी ग्रोथ की बात करें तो ये जीडीपी ग्रोथ बहुत ही कम है, वो है 2.5। अगर हम इसकी जीडीपी रैंक की बात करें, पर कैपिटा की बात करें तो वो है 158। और ये जो एग्रीकल्चर है वो कंट्रीब्यूट करती है बस 23%, इंडस्ट्री 28% और सर्विसेज 47%। तो यहाँ ज़्यादा ना ही इंडस्ट्री है और ना ही ज़्यादा हाईली डेवलप एग्रीकल्चर है। तो इसीलिए क्या होता है कि इसकी इकोनॉमी बहुत ही बुरी स्थिति में है। तो अगर हम ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स की बात करें तो इसका रैंक है 159। यहाँ आप देख पा रहे हैं ये है 159। और अगर हम इसकी एक्सपोर्ट और इंपोर्ट की बात करें तो इसकी जो इंपोर्ट है वो है लगभग 10 मिलियन के आसपास। और ये इंपोर्ट करती है क्या, जैसे कि ये कंज्यूमर गुड और भी जो खाने पीने की चीज़ होती है और फार्मास्यूटिकल्स वो सब इंपोर्ट करती है। और ये सबसे ज़्यादा इंपोर्ट किससे करती है? चाइना से 15%, फिर इंडिया, फिर यूनाइटेड स्टेट, फिर जर्मनी, यूके। तो ये सब से ये अपना इंपोर्ट करती है। और आप यहाँ देखिए रसिया, और रसिया से ये वेपन्स और भी जो इम्पोर्टेंट आर्म्स जो है वो इंपोर्ट करती है रसिया से। और अगर हम इसकी एक्सपोर्ट की बात करें तो इसकी एक्सपोर्ट बहुत ही कम है। यहाँ देख पा रहे हैं आप लगभग 5 बिलियन के आसपास इसकी एक्सपोर्ट है। और ये एक्सपोर्ट क्या करती है? गोल्ड, मैन्युफैक्चर गुड्स, टोबैको, फिश प्रोडक्ट, कॉटन। तो आपको पता होगा कि तंजानिया में कुछ गोल्ड रिजर्व भी पाए गए हैं। तो उसके वजह से क्या होता है कि यहाँ वो बहुत लार्ज स्केल में गोल्ड ये वहाँ से निकालते हैं और ये बाहर के देशों में एक्सपोर्ट करते हैं। और सबसे ज़्यादा एक्सपोर्ट कहाँ करते हैं? ये इंडिया, 21% ये जो एक्सपोर्ट है इनका इंडिया में होता है। फिर चाइना में लगभग 8%, जापान में 5% और आयरलैंड, बेल्जियम वो में 5-5
परसेंट करके ये अपना एक्सपोर्ट करते हैं। और अगर हम इंडिया और तंजानिया की रिलेशन की बात करें तो हमारा रिलेशन बहुत ही अच्छा है, और ऑब्वियसली हम लोग का रिलेशन अच्छा होगा ही, क्योंकि अगर हम ट्रेड में देखें तो यहाँ देखिए हम इंपोर्ट भी बहुत ही लार्ज स्केल में करते हैं, लगभग 12%, और एक्सपोर्ट भी हम लोग बहुत ही ज़्यादा करते हैं, वो लगभग 21%। तो वो लोग बहुत ही इंपोर्ट एक्सपोर्ट में हम लोग का बहुत ही अच्छा सामंजस्य है, बहुत ही अच्छा हम लोग का मेल भाव है, तो इसीलिए हम लोग का रिलेशन तंजानिया के साथ बहुत ही अच्छा है। तो मैंने पूरी तरीके से तंजानिया को कवर कर लिया है। तो थैंक यू, चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए।